कविता के अद्यतन संदर्भ की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी कविता आजादी के बाद से ही अलग अलग आंदोलनों से गुजरती है और आज वह इस मुकाम तक पहुंची है जहां करीब करीब 4 पीढ़ियां एक साथ रचनारत हैं। रामदरस मिश्र और केदारनाथ सिंह से लेकर के लीलाधर जगूड़ी, नरेंद्र मोहन, अशोक वाजपेयी, राजेश जोशी, असद जैदी, कुमार अंबुज, नाम ले तो बहुत सारे नाम हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, विजय कुमार, दिनेश कुशवाहा, देवी प्रसाद मिश्र, जितेंद्र श्रीवास्तव, निलय उपाध्याय, प्रेम रंजन अन्मेष, एकांत श्रीवास्तव, पवन करण, वहां से लेकर के अनुज लुगुन और पंकज चतुर्वेदी जैसे युवा कवियों तक। कवयित्रियों में कात्यायनी, अनामिका, निर्मला पुतुल, सविता सिंह, रश्मि भारद्वाज, नीलेश रघुवंशी आदि तमाम ऐसे रचनाकार हैं जो निरंतर लिख रहे हैं। इसके अलावा हिंदी कविता का एक स्वरूप वो भी बनता है जो गीतकारों की एक लंबी पीढ़ी है और हम हिंदी वाले सर्वसमावेशी हैं, इसलिए गजल को भी हम कविता के अंतर्गत ही ले लेते हैं। मैं बात इसलिए कर रहा हूं गीत और गजल की क्योंकि अगले सत्र में जो आमंत्रित कवि हैं उनमें बहुत सारे गीतकार और गजलकार हैं, तो कहीं वे ये ना कहें कि कविता में गीत और गजल को इन लोगों ने बाईपास कर दिया। दूसरी एक प्रवृत्ति ये भी है कि हम हिंदी कविता को दशकों में बांटकर व्याख्यायित करते रहे हैं और कई बार, जैसे इसके पहले एक वेबिनार में हुआ था कि 21वीं सदी की हिंदी कविता, जैसे सुमनिका जी ने बहुत ही सही संकेत किया कि हम 21वीं सदी 20वीं सदी की बात करके हिंदी कविता के मूल्यांकन पर कोई बहुत न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि 21वीं सदी में जो कविता है वह 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में घटित तमाम घटनाओं से अलगाई नहीं जा सकती। लेकिन हम समग्र रूप में अगर कहें तो ये है कि हिंदी कविता का जो अद्यतन रूप है ये वो कविता है जो वर्तमान समय की अनुगूंज को प्रकट करती है और आज का जो जटिल बहुपरतीय यथार्थ है उसे खोलती है। उसका लक्ष्य अमानुषीकरण की उस हर प्रक्रिया का विरोध करना है जो आज के मनुष्य का जीवन दुष्कर बना रही है। साथ ही वो मनुष्य के विवेक को जागृत करती है और समाज में व्याप्त उन तमाम विषमताओं को अभिव्यक्त करती है जो मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करते रहे हैं। आज की कविता उन सभी शक्तियों के खिलाफ मोर्चाबंदी भी करती है जो इन विषमताओं के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं संकेत करूं, सुमनिका जी ने उन तमाम घटनाओं और स्थितियों का जिक्र किया जिनसे हम सब प्रभावित हैं, चाहे वो वैश्वीकरण हो, चाहे सूचना क्रांति हो, आतंकवाद हो, खाड़ी के युद्ध हो या हमारा लोकतांत्रिक शक्तियों का विचलन है, पर्यावरणीय असंतुलन है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसमें आज की कविता में कवियों की चिंता दिखाई देती है। इसीलिए अगर राजेश जोशी के शब्दों में एक बात कहूं तो वो कहते हैं कि आज की कविता के लिए यह समय तनाव, गहरी निराशा, असमंजस और एक तरह की खीज से भरा हुआ है। चारों ओर घट रही घटनाओं ने
हमारे बहुत सारे सपनों और विश्वासों को आहत किया है। लिखा जा रहा है, लेकिन गहरे असंतोष और अपने समय की उस भयावह जिम्मेदारी को पूरी तरह न निभा पाने की तकलीफ के साथ जो जनता की महान आत्मा की इच्छाओं को आकार देती है। तो ये तकलीफ अनुभव कर रहा है आज का कवि कि आज का जीवन इतना विकट हो गया है कि उसको पूरी तरह से व्यक्त करना आसान नहीं है। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि आज का समय विरोधाभासी है, तमाम अंतर विरोधों से युक्त है। आज जो स्थितियां प्रत्यक्ष दिख रही हैं और जिस रूप में दिख रही हैं, ठीक वैसे ही हों ये कोई आवश्यक नहीं है। वैश्वीकरण जिसे हम सब जानते हैं, इसका संबंध पहले लोगों ने भारत के भूमंडलीकरण वाले उस वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ना चाहा, लेकिन दोनों का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल भिन्न है। यहां सिर्फ बाजार की स्वार्थी वृत्ति है और किसी तरह भी लाभ कमाने की एक मंशा है। और इसीलिए जब ये बाजार हमें आकर्षित करता है तो हमको लगता है कि ये सबसे बड़ा हितैषी यही है। हमारे विकास की सारी संभावनाएं यहीं से होकर के आगे बढ़ती हैं, जबकि हमारे शोषण की सारी प्रक्रिया उसी के तहत शुरू होती है। मंगलेश डबराल ने एक अपने संग्रह में नए युग का शत्रु, उसमें इन बातों का जिक्र किया कि हमारा शत्रु कभी हमसे नहीं मिलता, सामने नहीं आता, हमें ललकारता नहीं, हालांकि उसके आने जाने की आहट हमेशा बनी हुई रहती है। कभी कभी उसका संदेश आता है कि अब कहीं शत्रु नहीं है, हम सब एक दूसरे के मित्र हैं, आपसी मतभेद भुलाकर आइए हम एक ही प्याले से पिएं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा विश्वास है। वो ये जताना चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम ही वह सूत्र वाक्य है जो इस वैश्वीकरण का आधार है, लेकिन इसके पीछे जो शक्तियां काम कर रही हैं वे बड़े षड्यंत्रकारी ढंग से सक्रिय हैं। असल में वे ऐसी साम्राज्यवादी शक्तियां हैं जो आज जमीन हड़पने का कार्य नहीं करती, बल्कि वो आर्थिक रूप से गुलाम बनाकर अपना साम्राज्यवाद बढ़ा रही हैं। ऐसे में हम शिकार हो भी जाते हैं तो भी पता नहीं चलता है। ये एक ऐसा समय है जहां सब कुछ प्रबंधनीय है, मैनेज कर लेते हैं, और इसी मैनेजमेंट के आधार पर संपूर्ण दुनिया को एक बाजार में बदल देने की साजिश की जा रही है। और यहां तक कि युद्ध को भी हम प्रबंधित कर देते हैं, और जिससे बाजार उनका फले फूले। युद्ध के दौरान जो तमाम हथियारों की बिक्री होती है, हमें पता है कि तमाम साम्राज्यवादी पूंजीवादी शक्तियों की सारी अर्थव्यवस्था इन्हीं हथियारों के क्रय विक्रय पर आधारित है। इस पर आज का कवि बहुत गंभीरता से सोचता है। ये कौन सा समय है जहां जो जैसा है वो दिख नहीं रहा। एक मंगलेश की ही कविता का उल्लेख करूं तो अन्याय का पता न चलने देना अन्याय का कुशल प्रबंधन है, लूट का न दिखना लूट की कला है, दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है बल्कि सब कुछ अत्यंत प्रबंधनीय है। ऐसे समय में हम बहुत सजग रहें, तभी हम इन शक्तियों के षड्यंत्र को समझ सकते हैं। मित्रों, एक दूसरा जो बड़ा संकट है जो आज का कवि अनुभव करता है वो है
संचार क्रांति का। बाजार की गिरफ्त में तो हम फंसे ही हैं, लेकिन ये जो संचार क्रांति है यह हमें बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। और बाजार और इस संचार साधनों का एक गठबंधन है। पहले हम देखते थे कि जरूरत के हिसाब से लोग बाजार जाते थे, लेकिन आज जरूरत पैदा की जाती है। राजेश जोशी की एक कविता है अतिरिक्त चीजों की माया, जिसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि एक पर एक प्री। ये वो फंडा है जहां आज बाजार हमें लुभाता है, आकर्षित करता है। जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है उन्हें भी खरीदने के लिए प्रेरित करता है। और ये संचार माध्यम, इनके माध्यम से ये बाजार की शक्तियां उन तमाम चीजों को बेच लेती हैं जिन्हें बेचना कभी इसके पहले हमने संभव नहीं माना। वो कुछ भी बेच सकती हैं। एक कवि की पंक्तियां हैं कि क्रांतिकारी गीतों को बना सकते हैं पॉप सॉन्ग, बेच सकते हैं एक साथ वंदे मातरम और कोलगेट की मुस्कान। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और इस बाजार की संस्कृति ने मानवीय मूल्यों के विघटन को बढ़ावा दिया है। आज ऐसी स्थिति है कि गला काट स्पर्धा पैदा हो गई है। हम किसी भी तरह से दूसरे के कंधे पर चढ़कर प्रगति की ऊंचाई छूना चाह रहे हैं। जनसंचार माध्यमों का एक और बड़ा दुष्परिणाम है, जिस पर कवियों ने बार बार विचार किया है, कि इन जनसंचार माध्यमों ने मनुष्य के मन पर कब्जा कर लिया है। क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे सोचें, यह सब मीडिया तय कर रहा है। हमें लगता है कि हम अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे मन को पहले ही उसने इस तरह प्रभावित किया है कि उसने ही तय कर दिया है कि हमें क्या खरीदना है। सूचनाओं के इस अंबार के बीच हमारी तमाम संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं। आज स्थिति यह है कि एक भयंकर दुर्घटना टेलीविजन पर देखते हुए हम स्वादिष्ट भोजनों का आनंद लेते हैं और हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। ये कैसी स्थिति है? बुनियादी संवेदनाएं जैसे समाप्त होती जा रही हैं। मित्रों, इस वैश्वीकरण का एक और पहलू है, और वो है कि आज इतिहास के खत्म होने की घोषणा कर दी गई और इस तरह से कोशिश की गई कि हमें हमारे अतीत से काटा जाए। ये अतीत से कटना स्मृतिहीनता की ओर जाना है, हमारे उस पहचान को खत्म करना है। और जब पहचान खत्म होती है तो उसका संबंध सीधे सीधे हमारी संवेदनहीनता से है, हमारी मूल्य चेतना से है, हमारे सौंदर्य बोध से है, भाव और विचारों से है, हमारी निजता से है, हमारे आंतरिक स्पंदनों से है, जिन्हें ये संचार माध्यम छीन रहे हैं हमसे। इसीलिए आज का कवि हमें प्रेरित करता है, हमें अपने जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है और अपनी भाषा, अपनी बोली से और इनके माध्यम से अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए हमें उत्साहित करता है। एक और इसी से जुड़ा हुआ संदर्भ है कि हम तकनीक के वश में होते जा रहे हैं। हमारे मन पर तकनीकों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। आज के बच्चों को अगर पहाड़ा जो टेबल याद करने के लिए कहा जाए तो वो नहीं याद रखते हैं। वो
मजबूर हैं कैलकुलेटर का प्रयोग करने के लिए। पहले हम सब जो थोड़ी पहले की पीढ़ी के लोग हैं जानते हैं कि हमारे जहन में तमाम लोगों के अपने परिचितों के फोन नंबर याद रहते थे। आज किसी को याद नहीं रहता, सब मोबाइल के सहारे रहते हैं। ये कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब का हमारे जीवन में इतना गहरा हस्तक्षेप हो रहा है कि कई बार हम इन्हीं के द्वारा संचालित होते हुए से लगते हैं। सूचना और तकनीकी उपकरणों की प्रधानता वाले इस युग में संवेदनाओं और भावनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। आज का कवि यह महसूस करता है, एक खतरे के रूप में महसूस करता है। इसलिए वो कहता है कि इतने आक्रामक, आकर्षक और बेआवाज हैं इनके जूते कि किसी स्वप्न के उनके नीचे कुचल जाने की भी कोई आवाज सुनाई नहीं देगी कभी। विकास से ही एक जुड़ा अहम मुद्दा है पर्यावरण का। प्रकृति के संसाधनों का दोहन निरंतर हम करते रहे हैं, खास तौर पर जो विकास के आकांक्षी लोग रहे हैं। चाहे पेड़ हो, नदी हो, जंगल हो, पहाड़ हो, हवा है, जल है, इन सब के बीच इस तरह की असंतुलित स्थितियां पैदा हो गई हैं कि निरंतर नदियां सूखती जा रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, हवा और जल में प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ है। ये सारी स्थितियां हैं जिससे पूरी प्रकृति, पूरा पर्यावरण प्रभावित है। एक युवा कवयित्री हैं अंजू शर्मा, उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा के उस चिपको आंदोलन से जुड़ी महिलाओं के आत्मविश्वास की बात कही, जहां वे पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर उसे बचा लेने का प्रयास करती हैं। वो कहती हैं, वे लड़ी हर डर, धमकी या प्रलोभन से, अपनी आशंका को बदलकर दृढ़ निश्चय में चिपक गई वे पेड़ों से। वे 28 औरतें सीख गई थी द्विगुणित होने की कला। इस तरह से ये चिंता, चाहे वो पेड़ों के सूखने की हो, नदियों के सूखने की हो, बढ़ते हुए तापमान की हो, ये आज का कवि कर रहा है। एक ऐसी और युवा कवयित्री का उल्लेख करूं, अर्चना राजहंस। वो एक नदी के सूख जाने पर अपनी चिंता व्यक्त करती हैं और एक विरोधाभास कि हमें उसका एहसास नहीं हो रहा है कि नदी सूख रही है, इस ओर संकेत करती हैं। जहां नदी के सूख जाने पर जो रेत है वहां क्रिकेट खेला जा रहा है, वो कहती हैं सब देख रहे हैं छक्का, किसी को नहीं दिख रहा कि एक नदी कहीं गुम हो रही है। सबकी आंखों पर डल गया है जैसे पर्दा। भूल गए हैं लोग कैसे लगाते थे छलांग, धोते थे अपने पाप हर डुबकी के साथ। लेकिन अब बचा है तो सिर्फ क्रिकेट का मैदान और एक बगुला वहीं पर। मित्रों, इस पर्यावरण के संकट के लिए जिम्मेदार वे साम्राज्यवादी शक्तियां ही हैं, लेकिन उनका दोहरा चरित्र हमारे कवियों को स्पष्ट होता है। ज्ञानेंद्रपति एक अपनी कविता में कहते हैं, ये कविता का शीर्षक है यह पृथ्वी क्या केवल तुम्हारी है। वो उन शक्तिशाली राष्ट्रों को संबोधित करते हैं जो परमाणु बम परीक्षण करते हैं और इस तरह से पृथ्वी के मर्मस्थल पर घूंसा मार करके और अपनी वज्र मुट्ठी लहराते हैं जैसे विश्व विजयी हो गए हों। और उसके बाद वे ही शक्तियां निरस्त्रीकरण की वार्ताओं में बहुत ही सौम्य, निष्पाप दिखने का प्रयास करती हैं। ऐसी शक्तियों से आज का कवि प्रश्न करता है, क्या तुम्हें पृथ्वी को उर्वर करने में तल्लीन केंचुए के पास नहीं पूछना चाहिए पृथ्वी के बारे में कोई अहम फैसला लेने से पहले? ये आज के कवि की चिंता है। वह पर्यावरण के उस हर संकट को अनुभव करता है जो हमारे लिए, पूरी मनुष्य जात के लिए आगे चल करके एक बड़ा संकट हो। मित्रों, कोरोना की चिंता हर जगह आजकल
हो रही है। महामारी के इस भयंकर समय में विकास से जुड़ा जो औद्योगिकरण और शहरीकरण का पूरा फार्मूला था, वह जैसे गड़बड़ा गया है। हम विकास के लिए शहरों की ओर भाग रहे थे, लेकिन यह ऐसा समय आ गया जहां महानगरों से मजदूर वर्ग गांव की ओर पलायन कर रहा है। ये एक ऐसी भयंकर त्रासदी है। बोधिसत्व ने उनकी एक कविता का उल्लेख करूं, ताजी कविता है कि वह भीड़ मैं ही हूं, वे छाले मेरे पैरों के छाले हैं, वह रास्ते में बैठी माँ मेरी माँ है। इस 3 रंग वाले चक्रधारी झंडे के देश में ऐसे जाने का कोई निशान नहीं मिलता। न राम ऐसे गए जहां सत्ता में बैठे लोग अपराधी तत्वों के साथ के ढांचे का विध्वंस हो, गुजरात के और मुंबई के दंगे हों। आज का कवि इन सब के मूल में छिपी राजनीतिक साजिश और घोर अमानवीयता को साफ साफ देखता है। मजे की बात यह है कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को भी अलग अर्थ देने की कोशिश हो रही है। आज का कवि घोषित करता है कि चिढ़ है तो उस मानसिकता से जो हो रही है आवाज का, चिढ़ है तो उस मानसिकता से जो शब्दों को मनुष्य के विरुद्ध खड़ा कर देती है, जो सिर्फ मनुष्य को है उनकी जगह। ये मानसिकता आज भयंकर रूप में सामने आ रही है। तो आज का कवि रिश्तों के विचलन, नैतिक मूल्यों के स्खलन, पारिवारिक रिश्तों को ही अपनी कविता के दायरे में लाता है। एक लंबी परंपरा है जहां कवियों ने पिता और माँ या गार्हस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन के सहज प्रेम को अपनी कविताओं का विषय बनाया। प्रेम पर उसके अलग अलग शेड्स की कविताएं मिलती हैं। आज का कवि वृद्ध जीवन और बच्चों के प्रति भी चिंतित दिखाई देता है। बच्चों का बचपन खत्म हो रहा है, अब वे दादी नानी की कहानियां और वो सहज प्रेम स्नेह नहीं पाते। गजट की दुनिया में वो जीते हैं। कुछ बच्चों का बचपन अभाव के कारण बाल श्रमिक के रूप में बीतता है, इसीलिए बच्चों का काम पर जाना आज के कवि की एक चिंता बन जाती है। वृद्ध जीवन की उपेक्षा एक अलग ऐसा पहलू है। मैं अनामिका के शब्दों में कहूं तो वृद्धाएं घर में रहती हैं, लेकिन ऐसे जैसे अपने होने की खातिर हों क्षमा प्रार्थी। और कुमार अंबुज कहते हैं कि पिता जानते हैं वे घर में हैं अपने बेटों के, मगर उस तरह नहीं जैसे बेटे थे उनके घर में। स्त्री जीवन की तमाम विडंबनाएं, उनके अंतर्द्वंद्व, उनकी छटपटाहट और स्वत्व की रक्षा के लिए उनके संघर्ष और विश्वास आज की कविता का एक बड़ा पहलू है। तमाम कवयित्रियां कात्यायनी से लेकर अनामिका, सविता सिंह और नीलेश रघुवंशी, 2-3 के उल्लेख भी मैंने किए। ये सब रश्मि भारद्वाज तक, आभा बोधिसत्व तक, ये सब युवा कवयित्रियां हैं जिनके नाम गिनाए जा सकते हैं, जो इस संघर्ष और विश्वास ही नहीं बल्कि स्त्री के स्वाभिमान और उसकी आत्मनिर्भरता और उसके सपनों को पानी दे रही हैं। इसी तरह हाशिए के लोगों की संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए आज की कविता में दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और किन्नर विमर्श आदि की तमाम कविताएं लिखी जा रही हैं और तमाम कवियों का उल्लेख किया जा सकता है, जिसके तमाम संदर्भ ऊपर कहे भी गए अन्य वक्ताओं द्वारा। मित्रों, एक बड़ी विडंबना है जिसको मुक्तिबोध अनुभव कर रहे थे और जिसको आज का कवि भी अनुभव कर रहा है, वो है मध्य वर्ग के उस विचलन की। मध्य वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग है, लेकिन वह अपने चिंतन को व्यवहार में बदल पाने में असमर्थ है।
कई बार वह स्थितियों की भयावहता को समझता है, लेकिन वह एक अजीब चुप्पी धारण कर लेता है, क्योंकि वह कोई संकट नहीं मोल लेना चाहता। वह जानता है कि संकट हमारे मनुष्य जीवन के सामने है, लेकिन उस संकट का वह भागीदार नहीं बनना चाहता है। ये उसकी चुप्पी आज के कवि के लिए एक चिंता का विषय है। इस चुप्पी को आज का कवि कटघरे में खड़ा करता है। एक कविता का उल्लेख यहाँ करूं तो जहां कवि कहता है कि दुनियादार लोगों, तुम्हारी चुप्पियों ने बढ़ाए हैं अन्यायियों के हौसले, कि मक्कार चुप्पियों ने नहीं, छोटी छोटी आवाजों ने ही बदली हैं अत्याचारी सल्तनतें। ये चुप्पी अगर हम तोड़ेंगे नहीं तो अन्याय अत्याचार को हम नहीं हटा सकते हैं। मित्रों, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, लेकिन ये कविता का विषय इतना व्यापक है कि जितने संदर्भ और इतना ज्यादा लिखा जा रहा है कि अलग अलग कवियों के अलग अलग संदर्भ हैं। लेकिन एक चीज और उल्लेख करूंगा कि आज का कवि मनुष्य विरोधी उन तमाम शक्तियों और तमाम स्थितियों का विरोध करता है। वह परिवर्तन की अपेक्षा भी करता है, और इसीलिए उसके कविता का एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। एक अंतिम पंक्ति के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि मैं, एक कवि की पंक्तियां हैं कि मैं इसलिए कविता रचता हूं कि बगावत की मेरी आवाज जड़ हृदयों के भीतर तक चोट कर जाए। मैं इसलिए कविता रचता हूं कि बगावत की मेरी आवाज जड़ हृदयों के भीतर तक चोट कर जाए और कहीं से तो एक चिंगारी उठे। ये आज के कवि की असली मंशा है। वह हर अमानुषीकरण के विरोध में है। वह परिवर्तन की अपेक्षा लिए हुए है। वह लोगों के भीतर एक चिंगारी उठते हुए देखना चाहता है। कहने के लिए हिंदी कविता के अद्यतन संदर्भ पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत सारे संदर्भ दिए जा सकते हैं, लेकिन समय अभाव के साथ मैं उसके कारण यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे